स्मोकिंग इज कूल, दैट इज व्हाट एवरीबडी सेज। एंड जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि देयर इज नथिंग कूल अबाउट बीइंग अ स्मोकर एंड देयर इज नथिंग कूल अबाउट द डिजीज। कि जो इंसान स्मोक कर रहा है वो सिर्फ अपनी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, वो अपने आसपास वाले अपने प्रियजनों के लिए भी हानिकारक है। दिस इज नॉट जस्ट वन एक कश लेने की बात है, ये एक कश से ही तो शुरुआत होती है कि कैसे इंसान आस्ता आस्ता इसकी पूरी गिरफ्त में आ जाता है और वो आदत बन जाती है और उसके बाद शरीर उसको छोड़ ही नहीं पाता। When the girls start demanding from their boyfriends to quit smoking, and yes, आज की डेट में बहुत सारी गर्ल्स भी स्मोक करती है, तो it can be the other way around also, that boys start demanding from their girlfriends to quit smoking, to adopt a healthy tomorrow. I think that will be a game changer. हर फिक्र को मैं धुएं में उड़ाता चला गया, पर ये असली बात नहीं है। गाने में कही है, सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ा के, ऐसा आप धुएं में फिक्र को नहीं उड़ा रहे, आप बल्कि धुएं के द्वारा आने वाले टाइम में अपने लिए बहुत सारी परेशानियों को आमंत्रण कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों को आपके अपने घर के लिए, ना केवल अपने लिए बट अपने सगे संबंधियों के लिए भी उन्हें आमंत्रण कर रहे हैं। स्मोकिंग और हमारी आज की जनरेशन, ऐसा लगता है कि इन्हें अलग अलग देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। घर, दफ्तर, दुकानें, हर जगह लोग स्मोकिंग करते ही दिखते हैं और उन्हें देखना एक तरीके से बहुत ज्यादा आम भी हो चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं। स्मोकिंग दरअसल धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर पर काफी गहरा नुकसान पहुंचाती है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। आज बात होगी इसी जरूरी मुद्दे पर। बात ये भी करेंगे कि स्मोकिंग छोड़ने से हमें और हमारी बॉडी को कितना फायदा हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर मीनू वालिया। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर मीनू वालिया ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जानी मानी, और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। तो मैम, हम आज के शो में हेल्थ सेक्शन को लेकर बात करेंगे। लंग्स को किस तरीके से स्मोकिंग प्रभावित करती है उसको लेकर चर्चा करेंगे। पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि स्मोकिंग और आज की जनरेशन किस तरीके से जुड़ रही है और इसको लेकर आप क्या कुछ हमारे दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि आज की यंग जनरेशन स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और ये जो लत है ना, ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज में स्कूल में ही बच्चों को लग जाती है। एंड फॉर द प्रेजेंट जनरेशन स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग इज़ कूल, दैट इज़ व्हाट एवरीबडी सेज। एंड जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि देयर इज नथिंग कूल अबाउट बीइंग अ स्मोकर एंड देयर इज नथिंग कूल अबाउट द डिजीज। जो यंग जनरेशन का क्या कंसेप्ट होता है, यंग जनरेशन को जब भी वो स्मोकिंग के बारे में सोचता है तो वो अपने एक फेवरेट हीरो या हीरोइन के बारे में, ऑन स्क्रीन हीरो या हीरोइन के बारे में सोचता है, और एक तरह से एक कॉयबॉय काइंड ऑफ अ इमेज, हैट है, टाइट्स पहने हुए हैं और बीच में आराम से स्मोक कर रहे हैं। लड़कियां भी यही सोचती है। सो हमें आज की यंग जनरेशन को ये बताना है कि ऑल्दो शायद ग्लैमर वर्ल्ड में, शायद सिनेमा की स्क्रीन में स्मोकिंग बहुत कूल लगे, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी इतनी कूल नहीं है। जो रियलिटी है, रियलिटी बहुत ही दर्दनाक है और शायद अगली है। बिकॉज स्मोकिंग का क्या मतलब है? स्मोकिंग का मतलब है आने वाले टाइम में 100 किस्म की बीमारियां, और ये जो बीमारियां हैं ये छोटी मोटी बीमारियां नहीं है। इट इज़ नॉट दैट यू जस्ट डाई अवे, यू हैव अ पेनफुल, यू हैव अ सफरिंग एंड देन यू डाई। इसका मतलब है स्मोकिंग का जो रियल चेहरा है वो रियल चेहरा है। आपने बहुत सारी गवर्नमेंट की एड्स देखी होंगी, वो मुकेश, मतलब दीज आर द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देके दिखाया जाता है। मतलब ग्रोथ हो रही है, मुंह का कैंसर हो रहा है, मुंह टेढ़ा हुआ है, ये है रियल जो असली चेहरा है। एंड देयर इज नो ग्लैमर अबाउट इट, देयर इज नो कूलनेस अबाउट इट। यंग जनरेशन क्या सोचती है? वो गाने से वो अपने आप को रिलेट करती है कि हर फिक्र को मैं धुएं में उड़ाता चला गया, पर ये असली बात नहीं है। गाने भी कही है, सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ा के, ऐसा समथिंग। आप धुएं में फिक्र को नहीं उड़ा रहे, आप बल्कि धुएं के द्वारा आने वाले टाइम में अपने लिए बहुत सारी परेशानियों को आमंत्रण कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों को आपके अपने घर के लिए, ना केवल अपने लिए बट अपने सगे संबंधियों के लिए भी उन्हें आमंत्रण कर रहे हैं। मैम, एक सवाल मेरा ये स्मोकिंग छोड़ने को लेकर होगा। यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुकी है स्मोकिंग के साथ। तो अगर मान लीजिए कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो इससे हमारे जो लंग्स होंगे उस पर किस तरीके से ओवरऑल हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट होगा?
सो आई एम ग्लैड दैट तुमने ये क्वेश्चन पूछा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे पास कई बार कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं पिछले 20 सालों से स्मोक कर रहा हूँ, अब तो आदत पड़ गई है, अब इस समय मैं छोड़ के भी क्या करूँगा, नुकसान तो हो गया। सो व्हाट द पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, जो लोगों को समझना चाहिए इज़ इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टॉप स्मोकिंग। अगर आप आज भी स्मोकिंग को छोड़ते हो, चाहे आप सालों साल से कर रहे हो, जो डैमेज हो गया वो डैमेज हो गया, बट उसका रिवर्सल भी, जितनी जल्दी आप स्मोकिंग को छोड़ते हो उतनी जल्दी उसका रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन दैट विद इन 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हो, आपका हार्ट रेट स्टेबलाइज होने लग जाता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लग जाता है। विद इन 2 डेज जब आपने स्मोकिंग नहीं करी है तो आपके ऑक्सीजन लेवल्स, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स ब्लड में कम होने लग जाते हैं, आपके ऑक्सीजन लेवल्स इंप्रूव होने लग जाते हैं, आपकी थोड़ी वाइटल पैरामीटर्स इंप्रूव होने लग जाते हैं। एंड सिमिलरली जैसे जैसे टाइम इंप्रूव करता है, विद इन मंथ्स आपके रिस्क ऑफ इन्फेक्शन थोड़े कम हो जाते हैं। अगर 1 साल हो जाता है आपको स्मोकिंग छोड़े हुए, तो आपका हार्ट डिजीज़ेज़ का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ का रिस्क बिकम्स एज़ लेस एज़ 50%। 5 से 10 साल अगर आपको हो गए हैं स्मोकिंग, चाहे आपने लंबे साल भी स्मोकिंग करी, बट अगर आपने छोड़ दी और 5 से 10 साल हो गए हैं आपको स्मोकिंग को छोड़े हुए, सो आपका कैंसर का रिस्क भी जो बंदा कंटिन्यू करता है स्मोकिंग से, उसके मुकाबले में 50% हो जाता है। 15 साल हो गए स्मोकिंग को छोड़े हुए, तो आपका हार्ट डिजीजेस का रिस्क बिकम्स इक्वलेंट टू दैट ऑफ अ नॉन स्मोकर। सो अगेन द बेसिक मैसेज इज, देर भी हुई है तो अंधेर अभी भी नहीं है। चाहे देर हो गई है, पर फिर भी अगर आप आज भी स्मोकिंग की लत को छोड़ते हैं, स्मोकिंग को छोड़ते हैं, आप फ़ायदे में ही रहेंगे, रादर देन ये सोच के कि शायद अब बहुत देर हो गई है, इस वजह से ऐसा मत सोचिए। मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो होता ही है इसका, इमीडिएट इफेक्ट भी 10 मिनट के बाद से ही, जैसा कि आपने बताया, इसको लेकर हो जाता है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर कैंसर की चर्चा हो जाती है बहुत ज़्यादा। जब जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको लेकर कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। सो जितने भी हम कारण कहते हैं, उसमें टोबैको इज द नंबर 1 प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर। मतलब देखो, कुछ कैंसर के कारण होते हैं जिनको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, कुछ इनहेरिटेड जीन म्यूटेशंस की वजह से, कुछ लाइफस्टाइल, कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह से जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बट जो टोबैको है या स्मोकिंग है, इट इज़ द मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ कैंसर, क्योंकि स्मोकिंग इटसेल्फ इज रिलेटेड टू मेनी कैंसर्स। मतलब जो हम कहते हैं तंबाकू में, स्मोकिंग में, सिगरेट में तकरीबन 4000 से ज़्यादा कुछ डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 70 केमिकल्स ऐसे हैं विच आर प्रूवन कार्सिनोजेनिक। प्रूवन कार्सिनोजेनिक का मतलब है कि 70 केमिकल्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन है कैंसर से, कि उनको कंज्यूम करने से, उनका सेवन करने से कैंसर होता है। सो स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द प्रूवन रीजंस फॉर कॉजिंग कैंसर। और सिर्फ लंग कैंसर नहीं, और भी बहुत सारे कैंसर, मुंह का कैंसर, लैरिंग्स का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, किडनी का कैंसर, पैनक्रियास का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, मतलब बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो स्मोकिंग से रिलेटेड है। मैम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है ये स्मोकिंग, हमारा जो डे टू डे लाइफ में जो यंगस्टर्स आजकल कर रहे हैं? मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं और बहुत सारे लोग हमारे नोन भी होते हैं, तो उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट किस तरीके से प्रभावित हो सकता है इसका? सबसे ज़्यादा जो स्मोक अफेक्ट करती है, बिकॉज आप उसको ब्रीथ करते हो, आप सबसे ज़्यादा जो स्मोक अफेक्ट करती है, या स्मोक सिगरेट का जो धुआं आपको अफेक्ट करता है, वो सीधा सीधा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अपने बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी एड्स भी देखी होंगी कि लंग्स ऑफ अ स्मोकर, जो एक हेल्दी इंसान की लंग्स होती है, दे आर पिंक इन कलर, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई है, उसमें एयर एक्सचेंज हो रहा है। और जो स्मोकर की लंग है उसमें सूट बड़ा हुआ है, वो काली होती है, उसमें डस्ट है, उसमें सारे पार्टिकल्स डिपॉजिटेड है। जो एक स्मोकर की लंग है वो काफ़ी डिजीज्ड लंग होती है, उसकी कंप्लायंस काफ़ी कम होती है। इसी वजह से उसमें बहुत सारे लंग की बीमारियां, मतलब कैंसर तो एक है ही है, कैंसर के अलावा COPD, जैसे हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, उसकी वो बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं, अस्थमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इम्यूनिटी कम होती है। तो वो डिजीज लंग है जिसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी इन्फेक्शंस और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का भी रिस्क ज़्यादा होता है।
फर्स्ट हैंड स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोकिंग और थर्ड हैंड स्मोकिंग, इसको लेकर क्या पूरी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा बट कई लोगों को मुझे लगता है इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों के साथ फर्स्ट हैंड स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोकिंग और थर्ड हैंड स्मोकिंग को लेकर जानकारी साझा कीजिए। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो स्मोक कर रहा है यानी जो स्मोकर है, जो धूम्रपान कर रहा है, उसी की सेहत इफ़ेक्ट हो रही है। तो एक लेवल के आग के बाद आप सोच देते हैं कि चलो वो अपनी सेहत को ही तो हार्म कर रहा है, किसी और को नहीं। तो हमें ये समझना है कि जो इंसान स्मोक कर रहा है वो सिर्फ अपनी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, वो अपने आस-पास वाले अपने प्रियजनों के लिए भी हानिकारक है। कैसे? जैसे फर्स्ट हैंड स्मोक होती है, जो स्मोकर है वो जो धुआं अपने अंदर इनहेल कर रहा है। जब वो सिगरेट को स्मोक कर रहा है तो वो अपने अंदर जो इनहेल कर रहा होता है वो होती है फर्स्ट हैंड स्मोक, जो डेफिनेटली हानिकारक है। इसके अलावा उतनी ही हानिकारक होती है सेकंड हैंड स्मोक। सेकंड हैंड स्मोक क्या होती है? सेकंड हैंड स्मोक के दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जब आपके सामने कोई अपना धूम्रपान कर रहा है, सिगरेट या सिगार स्मोक कर रहा है, एक तो जो वो एक्सेल करता है, जो धुआं जब वो सांस लेने के बाद उसको एटमॉस्फेयर में एक्सेल करता है या उसकी जो सांस बाहर की तरफ आती है, उसमें कुछ पदार्थ होते हैं। इसके अलावा जो सिगरेट का बर्निंग एंड है, जो बर्निंग एंड है जहाँ पे वो बर्न हो रहा है, या सिगार का बर्निंग एंड है, उसमें से जो धुआं निकल रहा है, ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है सेकंड हैंड स्मोक को। जो उसके सामने जो इंसान बैठा हुआ है, उसकी कंपनी में जो बैठा हुआ है, उसके आसपास साथ वाले जो फ्रेंड्स जो बैठे हुए हैं, जो शायद खुद स्मोक नहीं भी कर रहे पर ये इस धुएं को अपने अंदर ले रहे हैं, और इसे हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। और यही कारण है कि आज की डेट में आप बहुत सारे लोगों को सेकंड हैंड स्मोक की वजह से भी बीमार होते देख रहे हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि एक टाइम पे लेडीज में, वुमेन में लंग कैंसर नहीं होता था क्योंकि मेन यूज टू स्मोक एंड लेडीज कम स्मोक करती थी, ये भी कारण था। आज की डेट में हम वुमेन में कैंसर, लंग कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा पा रहे हैं, दिल्ली जैसी, एनसीआर जैसी जगहों में भी। एक रीज़न ये है कि मेनी यंग गर्ल्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड स्मोकिंग, महिलाओं ने भी अब स्मोक करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जाने अनजाने इस पैसिव स्मोक यानी कि सेकेंड हैंड स्मोक का शिकार होती हैं, और जिसकी वजह से वो भी कैंसर जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं। अब एक कंसेप्ट आता है थर्ड हैंड स्मोक। एक तो होता है कि किसी कमरे में किसी ने स्मोक करा, फर्स्ट हैंड वाला वो खुद उससे बीमार हुआ, आसपास वाले लोगों को सेकंड हैंड स्मोक हुआ। पर लेकिन जब आप स्मोक करते हो, जिस एटमॉस्फेयर में ये धुआं है, उसके बाद लॉन्ग आफ्टर कि सिगरेट बंद भी होगी, स्मोकर्स वहाँ से चले भी गए, पर जो स्मोकिंग के जो धुएं में जो नशीले जो जहरीले पदार्थ हैं, वो बाद में प्रेसिपिटेट करके आपके एटमॉस्फेयर में रहते हैं। वो आपके सोफे के ऊपर हैं, आपके कर्टन्स में हैं, आपके फर्नीचर में हैं। सो दे आर देयर इन दैट एटमॉस्फेयर, उस क्लोथिंग्स में हैं, आपके शरीर के ऊपर हैं, स्किन के ऊपर है, कपड़ों में डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो एक आध दिन नहीं, महीनों सालों डिपॉजिट रहते हैं। और यही अब कंसेप्ट है जो हमें बताता है ऐसा क्यों है कि जो स्मोकर्स के घर में जो बच्चे भी होते हैं, उनमें भी लंग की बीमारियां ज़्यादा होती है। क्योंकि ये जो है थर्ड हैंड स्मोक, ये थर्ड हैंड स्मोक से कौन इफेक्ट होते हैं? ये बेचारे छोटे बच्चे, घर में रहने वाले बुजुर्ग, घर में रहने वाले बाकी लोग, स्पेशली बच्चे, क्योंकि वो हर जगह हाथ लगाएंगे, उसी हाथ को बिना साफ करे कभी मुंह में लगता है, कहीं और जाता है, तो वो भी जाने अनजाने बिना अपने किसी दोष के इन जहरीले पदार्थ को अपना रहे हैं, और बहुत सारी बीमारियों को भी के मतलब उसकी वजह से बहुत सारी उन्हें भी बीमारियां होती हैं। तो मतलब स्मोकिंग अगर आप कर भी रहे हैं दोस्तों, तो आप ही उससे इन्फेक्टेड नहीं हो रहे हैं, आपके परिवार वाले और आपके जो आपको प्यार करते हैं या जिन्हें आप प्यार करते हैं, वो लोग भी आपकी स्मोकिंग का शिकार हो रहे हैं। तो इसीलिए आगे सोच समझ के कदम बढ़ाइएगा, तो यही हमारी सलाह है। लेकिन मैम अब देखिए, जो डैमेज होना था वो हो चुका है, स्मोकिंग जो लोग कर रहे थे वो हो चुका है, उनको जितना डैमेज पहुंचना था। लेकिन अब मान लीजिए स्मोकिंग रोक ली है हमने, तो क्या इसके चांसेस घट जाते हैं कि आपको लंग कैंसर
नहीं होगा आगे भविष्य में? जैसे कि मैंने कहा कि इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टॉप स्मोकिंग। जो डैमेज हो चुका है वो डैमेज हुआ है, पर आज भी अगर उसे रोक दिया जाए तो एटलीस्ट हम आने वाले और डैमेज को तो रोक सकते हैं। हमारे पास कितने कैंसर के पेशेंट्स आते हैं क्योंकि इतनी लत हुई होती है, आज उनको कैंसर भी हो जाता है, उसके बाद भी वो स्मोक करते रहते हैं। तो उनमें हमें यही कहना पड़ता है कि मतलब जो हम असर कर रहे हैं, जो दवाइयाँ काम कर रही है, उसके बाद आपके सारे तो इफ़ेक्ट्स नेगेटिव हो जाते हैं। तो जब भी आप स्मोकिंग रोकेंगे, आपको तंबाकू का सेवन जब भी आप रोकेंगे, आप फ़ायदे में ही रहेंगे। जो डैमेज हो चुका है, वो हुआ है, पर आप एटलीस्ट उसको और तो बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि आपका रिवर्सल प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। एंड अगेन इट इज़ मेडिकल एविडेंस दैट सेज़ कि अगर आप स्मोकिंग को रोक देते हैं, तो उसके बाद आफ्टर 5 to 10 years, your risk of dying from lung cancer decreases by as high as 50%। आपका रिस्क कंपेयर टू अ पर्सन जो स्मोक करता रहता है, उसके मुकाबले में आपका रिस्क आधा हो जाता है अगर आपने 10 साल हो गए आपको स्मोकिंग रोके हुए। तो आप आज भी रोकेंगे तो अगेन इट इज़ नेवर टू लेट, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा एटलीस्ट रिवर्सल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मैम, स्लीप साइकिल को लेकर काफ़ी शिकायत आती है। जो स्मोकर्स होते हैं कहते हैं उन्हें नींद नहीं आती तो फिर से स्मोक करने निकल जाते हैं। क्या ऐसा होता है? डेफिनेटली, बिकॉज निकोटिन स्पेशली जो स्मोकिंग जो टोबैको का एक वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वो आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती है, आपको एजिटेट करती है, आपकी स्लीप की क्वालिटी अफेक्ट होती है। सो स्मोकर्स विल ऑलवेज हैव कॉम्प्रोमाइज स्लीप। सो ना केवल क्वांटिटी बट ऑल्सो क्वालिटी ऑफ स्लीप। बहुत अच्छी साउंड स्लीप नहीं आती, डीप स्लीप नहीं आती, इवन क्वालिटी ऑफ स्लीप अफेक्ट होती है। सो ये नोन है कुछ निकोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो आपकी अगेन दिस इज़ अ मतलब इतनी सारी बीमारियों में एक ये भी बीमारी है जो तंबाकू हमें देती है। याददाश्त को लेकर भी चर्चा रहती है कि याददाश्त शिकायत आती है। कई बार हमने कुछ केसेस भी देखे हैं जिनमें ऐसे कहा जाता है कि याददाश्त कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो क्या ऐसा होता है स्मोकिंग कॉन्टिन्यूसली करने से? मेमोरी लॉसेस होते हैं, मेमोरी अफेक्ट होती है। इट हैज़ बीन फाउंड कि एजिंग प्रोसेस बढ़ता है बढ़ और जाता महिलाओं के है। लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके रिंकल्स जल्दी आते हैं, आपका एजिंग प्रोसेस बढ़ता है अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं। सो ये सारी चीज़ें मतलब आप शायद ही कोई ऑर्गन होएगा जिसे आप छोड़ दें और सोचें कि स्मोकिंग उसे अफेक्ट नहीं करती है, टोबैको उसे अफेक्ट नहीं करता। हार्ट हो जाए, ब्रेन हो जाए, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाए, एजिंग प्रोसेस हो जाए, स्किन हो जाए, रिंकल्स हो जाए, स्लीप साइकिल हो जाए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अफेक्टेड बाय स्मोकिंग। तो मैम, अगर स्मोकिंग रोक दी जाए तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव असर आपकी बॉडी के फिटनेस पर देखने को मिलेगा? यस, आप जब भी स्मोकिंग रोकेंगे उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, आपका हार्ट रेट नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, आपके ऑक्सीजन लेवल्स इम्प्रूव होंगे, ब्लड में से हार्मफुल जो जो कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स कम हो जाते हैं, आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। सिगरेट और स्मोकिंग को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल हम दिल्ली एनसीआर में हैं और दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण आपको पता ही है किस तरीके से होता है। कहा जाता है कि 10 सिगरेट के बराबर ये हवा हम लोगों को कंज्यूम जो हम दिन भर में करते हैं वो हो जाता है। तो इसका किस तरीके से बुरा असर पड़ता है हमारे लंग्स पर? So this is again what we say in a way it is a passive smoking। ये जो पोल्यूटेड एयर है, जो पोल्यूशन है, एंड वो भी काफ़ी मतलब गलत चीज़ है और हमारी सेहत को, हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। यही रीज़न है कि हम कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर वगैरह में जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लंग कैंसर्स बहुत ज़्यादा है, एंड स्पेशली पैसिव स्मोकिंग जो रिलेटेड लंग कैंसर्स होते हैं। बट अगेन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। सो जो पोल्यूशन है एक आई विल से कि एक इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, ऑल्दो उसमें भी हम बहुत हद तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। प्लांट्स वगैरह मतलब देयर आर सो मेनी स्टेप्स, प्लांट्स वगैरह को, हरियाली को में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपने जहाँ पे जिस एटमॉस्फेयर में है एटलीस्ट अपने बेडरूम में प्लांट्स वगैरह, ऑक्सीजन वो रिलीजिंग प्लांट्स वगैरह तो रख ही सकते हैं। कार पूलिंग कर सकते हैं, ट्रैफिक वगैरह में मतलब बहुत सारे हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट्स करे जा सकते हैं। बट येस, इसको मेजर चेंज करने के लिए हमें सरकार के लेवल पे एफर्ट चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। बट अगेन
जो हम लीस्ट थिंग जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो ऑन द ओकेजन ऑफ दिस वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे इज़ हम एटलीस्ट उसको कंपाउंड ना करें। जो एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं वो तो वैसे ही जहरीला है, तो हम कम से कम सिगरेट स्मोक करके, सिगार स्मोक करके उसको और कंपाउंड इफेक्ट ना करें, अपने अंदर जहर को ना लें। मैम जैसे अभी आपने जिक्र किया, गवर्नमेंट को लेकर जिक्र किया, टोबैको इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी बड़ी रेवेन्यू भी देती है गवर्नमेंट को। तो क्या ये एक रीज़न है कि गवर्नमेंट उसको लेकर कुछ स्टेप नहीं उठा पा रही है अभी तक? सो अगेन जैसे कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हुँ। सिमिलरली नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। देयर इज़ लॉट ऑफ अवेयरनेस, बहुत अवेयरनेस है कैंसर को लेके, टोबैको के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को लेके, पर फिर भी जिस लेवल तक होनी चाहिए नहीं है। आज भी इतने शोर के बावजूद 200 साल से टोबैको बिक रहा है, तंबाकू के बारे में हम जानते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, पर फिर भी आज भी एक हर गली में, हर कूचे में, हर नुक्कड़-नुक्कड़ पे अस मतलब टोबैको इज़ अवेलेबल। बच्चे स्कूल के बच्चों को ईज़िली अवेलेबल है। तो येस यू राइटली सेड कि जो टोबैको इंडस्ट्री है वो भी बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। जैसे ही सरकार बहुत एक तरफ से ठोस कदम उठाने लगती है, ये दूसरी तरफ से भी एंटी टोबैको, एक जो एंटी टोबैको सेसेशन की इंडस्ट्री है वो भी खड़ी हो जाती है। एंड नेचुरली टोबैको इटसेल्फ गिव्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सो बहुत ज़्यादा स्टेप्स जो हैं वो ठोस नहीं हो पाते, बट अगेन अवेयरनेस इज कमिंग, थिंग्स आर चेंजिंग एंड लिटिल स्टेप्स विल डेफिनेटली इन द कमिंग टाइम विल मीन बिग। अवेयरनेस की चर्चा की, नेपाल का कैंपेन याद आ गया, जिसमें परिवार को लेकर कई प्रॉमिसेस और रेज़ोल्यूशन दिलवाए गए थे लोगों को। उसके बारे में अगर आप दर्शकों को बता पाएँ तो? सो कि दिस वॉज अ क्या इस वेरी तरीके के रेज़ोल्यूशन और इस तरीके का कैंपेन हमारी कंट्रीज़ में भी होनी चाहिए, हमारे So देश में भी this होनी was a चाहिए? very interesting campaign that happened in Nepal. So that was around Valentine Day and Vasant Panchami में, जिसमें it was like more about what can I sacrifice for my loved one, जिसमें बहुत सारे युवाओं ने अपने loved ones के लिए कि मैं अपनी स्मोकिंग को छोड़ा, कि मतलब मैं क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। तो उसमें एक इस जीवन शैली को, हेल्दी जीवन शैली को अपनाया कि मैं अपने वैलेंटाइन को ये गिफ्ट दूँगा कि मैं स्मोकिंग की उसको छोड़ दूँगा, एंड दिस वाज़ अ वेरी पॉपुलर कैंपेन एंड जिससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। इसी तरह के सिमिलर कैंपेन्स आई थिंक वी शुड बी रनिंग इन आवर कंट्री ऑल्सो, एंड स्पेशली ऑन दिस वर्ल्ड नो टोबैको डे 31st मई। एंड दीज आर देयर आर हर कंट्री अपने तरीके से टोबैको को लड़ने की कोशिश कर रही है। अमेरिका में भी एक टोबैको एंटी टोबैको स्मोकिंग शूट आउट डे होता है, जैसे फॉर 24 आवर्स वन डे no tobacco, all smokers also they pledge to quit tobacco, all these kind of things, little efforts they go a long way। तो जब नई जनरेशन को ये जागरूकता होएगी एंड व्हेन द गर्ल्स स्टार्ट डिमांडिंग फ्रॉम देयर बॉयफ्रेंड्स टू क्विट स्मोकिंग, एंड येस आज की डेट में बहुत सारी गर्ल्स भी स्मोक करती है, तो इट कैन बी द अदर वे अराउंड ऑल्सो, दैट बॉयज स्टार्ट डिमांडिंग फ्रॉम देयर गर्लफ्रेंड्स टू क्विट स्मोकिंग, टू अडॉप्ट अ हेल्दी टुमारो। आई थिंक दैट विल बी अ गेम चेंजर। मैम 3 दशक का आपको एक्सपीरियंस है, लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है, कई अवार्ड्स भी आपने नाम किए हैं आपने, किताबें भी लिखी हैं, टिप्स फॉर हैप्पीनेस इन द शैडो ऑफ कैंसर। कुछ अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव इज कि कई चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं। जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, जिसको जैसे आपके इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट्स हो गए या इनहेरिटेड जीन म्यूटेशंस हो गई, कुछ और रिस्क फैक्टर्स हो गए। बट बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, और इन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। बिलीव मी, कोई भी बीमारी अच्छी नहीं है, और स्पेशली कैंसर जैसी बीमारी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये सिर्फ आप ही को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये पूरे परिवार को झकझोर कर रख देती है, पूरे परिवार की नींव को हिला देती है। सो जिसने भुगता है, जिसने ये जर्नी करी है, वही समझ सकता है कि कितनी मुश्किल कठिन जर्नी है ये कैंसर की जर्नी। सो मेरी जो किताब है वो भी कैंसर के पेशेंट्स के बारे में है, उनकी
जर्नी के बारे में है। इट इज़ अबाउट माय रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस कि जब मरीज़ ओपीडी में आता है, उसका क्या थॉट प्रोसेस होता है, जब कैंसर का डायग्नोसिस बनता है तो कैसे उसकी दुनिया हिलती है और कैसे वो अपने आप को सँभाल कर उससे बाहर निकाल सकता है। उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, खान-पान का क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। मेरी एक बहुत बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग ये भावना है कि कोई भी लड़ाई सबसे पहले यहाँ लड़ी जाती है, मतलब आपके दिमाग से लड़ी जाती है। आप पहले अपने दिमाग में अपनी किसी भी लड़ाई में विजय पाते हो, उसके बाद आप उसको विजय पा सकते हो। सो कैंसर की लड़ाई ऑल्सो स्टार्ट्स हियर। वन फर्स्ट यू हैव टू विन योर वॉर इन योर ब्रेन एंड ओनली देन यू विन द डिजीज़। एंड उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रहें, सही सलाह लें और अच्छी तरह से बेहतर इलाज करें ताकि आप इस बीमारी से बाहर निकल पाएँ। मैम मान लीजिए स्मोकिंग के दौरान कोई व्यक्ति लंग कैंसर से पीड़ित हो जाता है या उसी इसी से जुड़ी कुछ और रेस्पिरेटरी डिजीज़ उसको हो जाती है, कैंसर से जुड़ी कुछ हो जाता है, तो यहाँ पर रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं, सर्वाइवल के चांसेस कितने होते हैं? सो कैंसर में जहाँ हम कहते हैं कैंसर में एवरीथिंग इज़ अबाउट स्टेज। कौन सा कैंसर कौन सी स्टेज में पकड़ा जाता है उतना ही ज़्यादा उसके सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। जहाँ हम स्टेज 1 में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल कहते हैं, वही जब हम स्टेज 4 में पहुँचते हैं तो सर्वाइवल चांसेस बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं। इसीलिए हमें एक अच्छी जीवन शैली अपनानी चाहिए। तंबाकू वगैरह जैसे नॉन पदार्थ जो कैंसर कॉज करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। उसके अलावा एक हेल्दी प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल जिसमें स्क्रीनिंग मतलब अपनी बार बार जांच पड़ताल कराना एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई कैंसर जैसी बीमारी हो भी रही है तो हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ पाए, शुरुआती स्टेज में पकड़ पाए। स्टेज 0 में भी कैंसर को पकड़ा जा सकता है, स्टेज 0 में पकड़ पाए जिसमें ठीक होने के चांसेस ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल 98% से भी ऊपर होते हैं। सो ये अगर हम करते हैं तो हम कैंसर की लड़ाई में काफ़ी हद तक उसमें सफल पा सकते हैं। मैम इन दिनों सिगरेट का चलन तो है ही, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, लेकिन अब यंगस्टर्स के बीच सिगरेट के अलावा हुक्का और ई सिगरेट जैसा जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा चलन में है। कई हुक्का बार्स भी हैं, गाना भी है इवन हुक्का बार। तो ये हुक्का जो है और ये जो ई सिगरेट्स हैं ये किस तरीके से इम्फेक्ट करती हैं? क्या इसका जो नुकसान पहुंचाया जाता है शरीर को वो सिगरेट के कंपैरेटिव का सेम ही होता है? सो जब ई सिगरेट्स पहले इंट्रोड्यूस करी गई थी तो मेन कंसेप्ट था कि दे विल बी लाइटर देन द नॉर्मल सिगरेट्स और शायद इससे हार्म कम होएगा एंड बेसिकली एक वो मेजर था कि लोग सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ पाए। बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज अल्टीमेटली पाया गया कि इन द ये इस थॉट प्रोसेस में शायद ये कम हार्मफुल है तो लोग ई सिगरेट्स और वैपिंग वगैरह ये चीज़ों को और भी ज़्यादा करते थे और उतना ही हार्मफुल वो भी पाई गई हैं। अब जैसे हुक्का है आजकल स्पेशली बड़ी सोसाइटीज़ में बड़े घरों में ये एक चलन सा बन गया है कि ऑल द बिग पार्टीज विच यू सी फैशनेबल पार्टीज तो उनमें एक हुक्का कॉर्नर्स और शीशा मतलब दीज आर द काइंड ऑफ कॉर्नर्स विच आर देयर। और शायद हम थॉट प्रोसेस में जो लोग ये भी समझते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग बुरी है वो शायद जब ये हुक्का वाले कॉर्नर्स में डिफरेंट वो फ्लेवर्स के हुक्का वाले चल रहे होते हैं तो उसको इतना बुरा नहीं मानते, भूल जाते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो स्मोक। दिस ये भी आपके शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि बाकी चीज़ें और ये भी एक स्टेप है। इट इज़ ऑल अबाउट यही तो पीयर प्रेशर होता है। सिर्फ ये एक उसकी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट जस्ट वन एक कश लेने की बात है। ये एक कश से ही तो शुरुआत होती है कि कैसे इंसान आस्ता-आस्ता इसकी पूरी गिरफ्त में आ जाता है और वो आदत बन जाती है और उसके बाद शरीर उसको छोड़ ही नहीं पाता। सो हुक्का, ई सिगरेट्स ऑल दिस जिस इससे हम जितना बच सकते हैं उतना बच के रहिए। तो चलिए मतलब अगर जो दोस्त हमारे सोचते हैं कि वेप और ई सिगरेट कम नुकसानदायक है सिगरेट के कंपैरेटिवली, तो यहाँ पर आपको जवाब मिल गया होगा। तो ये भी इक्वल ही आपको नुकसान पहुँचाता है। तो कोशिश कीजिए अपने परिवार का ध्यान रखिए और स्मोकिंग छोड़िए। मैम आखिरी सवाल मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में एक पूछना चाहूँगी। क्या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जिसने लंग कैंसर की शिकायत बताई हो और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हो ये सब चीज़ें देखने के बाद? मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और
मैं रोज ही कई कैंसर तमाम के कैंसर्स, हाँ। पेशेंट्स देखती हूँ और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो लंग कैंसर के वजह से, मतलब जिनमें लंग कैंसर डायग्नोस होता है। आई मीन डे इन एंड डे आउट आई थिंक रोज ऑन एन एवरेज आई सी 3 और 4 लंग कैंसर पेशेंट्स, एंड इनमें से बहुत सारे हैं जो स्मोकर्स रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं हु हैव बीन जस्ट पैसिव स्मोकर्स। शायद उनका कोई भी कसूर नहीं था, उनका सिर्फ यही कसूर था कि उनके आसपास वाले स्मोक करते थे। तो डे इन एंड डे आउट हम ऐसी स्टोरीज देखते हैं, ऐसे केसेस देखते हैं, लंग कैंसर के केसेस देखते हैं, और ये रियलाइजेशन उनको ओपीडी में होते देखते हैं कि आई मीन व्हेन यू आस्क देम कि हाँ स्मोकिंग कर रहे थे, हाँ कितने सालों से, 30 सालों से कर रहे थे, पर अब तो बिल्कुल छोड़ दिया। कब छोड़ा? जब से ये बीमारी का पता लगा, हफ्ता पहले। सो एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि जब वो आपके चैम्बर में बैठे हैं और जब आपसे बातचीत हुई है, शायद उस समय उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो आदत उन्होंने स्कूल में अपनाई थी, कॉलेज में अपनाई थी, और अब बिना सोचे अनसोचे वो चीज़ चली जा रही थी, शायद क्योंकि व्हेन यू फेस कि अब कैंसर है, कैंसर जैसी बीमारी है, लंबा इलाज चलेगा एंड इट इज़ नॉट ईजी, देन यू रियलाइज कि हाय ये मैंने क्या किया, वाई देर वॉज नॉट, कोई ऐसा क्यों नहीं था, किसी ने समझाने वाला क्यों नहीं था, कोई हाथ पकड़ के ये बताने वाला क्यों नहीं था कि यस ये कितनी गलत चीज़ को आप इनवाइट कर रहे हो। तो लोग जब स्मोकिंग या टोबैको शुरू करते हैं तो शायद ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि ये बीमारियां वगैरह शायद ये कहने की बातें हैं या फिर ये इज़ फॉर द थर्ड पर्सन। पर ये जब तुम्हारी हकीकत बनती है तब रियलाइज़ होता है कि ये तो एक हकीकत है, ये तो एक मतलब ये सच्चाई है। तो सिर्फ ये नहीं है कि जो कहा जाता है, और जो ये सच्चाई है वो बहुत ही कड़वी सच्चाई है। तो इस कड़वी सच्चाई को अपने जीवन में ना आने दें और इसको मौका ही ना दीजिए। मैम, आपसे लास्ट मैसेज चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए, सलाह स्मोकिंग को क्विट करने के लिए। अगेन मैं यही कहूँगी कि इट इज़ नेवर लेट टू क्विट स्मोकिंग। आप स्मोकिंग को क्विट करने का डिसीजन लें, पर हमेशा कभी भी बिना प्रोफेशनल हेल्प के मत सोचिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो एकदम से क्विट करते हैं, बिना प्रोफेशनल हेल्प के क्विट करते हैं, और हमारा मेडिकल स्टैट्स कहता है, हमारी रिसर्च कहती है कि पीपल हु क्विट विदाउट प्रोफेशनल हेल्प, तो उसमें सिर्फ 3 से 6% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। पर अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, मतलब पूरे सही तरीके से क्विटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 30 to 50% बढ़ जाता है। क्विटिंग के बहुत सारे तरीके हैं। वन इज़ नोन एज कोल्ड टर्की। कोल्ड टर्की मीन्स आपने इमिजिएटली सोचा मैं कल से स्मोक नहीं करूँगा, और टोबैको इज़ ज़ीरो। वेरी गुड मेथड, पर इसमें बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। पर लेकिन अगर ठान लिया तो ऐसे मजबूत लोग भी होते हैं जो ठान लेते हैं, कोई गलत नहीं है, ठान सकते हैं तो ज़रूर ठानिए और इसे करिए। बट उससे बेटर कुछ तरीके होते हैं कि आप ग्रेजुअली कम करें। ग्रेजुअली कम करें मतलब एक ग्रेजुअल टेपरिंग होती है। आप अगर 10 सिगरेट लेते थे तो आप अपना निश्चय बनाएं कि इस हफ्ते आप सिर्फ 7 सिगरेट लेंगे, अगले हफ्ते आप उसको 5 पे लेके आएंगे, और सिर्फ सिगरेट का नंबर ऑफ सिगरेट्स ही कम नहीं करें, उसको कितनी देर तक आप कश ले रहे हैं, तो आधी सिगरेट छोड़ के छोड़ देंगे। मतलब दैट शुड बी दिस थिंग कि आप कैसे ग्रेजुअली उसको कम करेंगे। सो देयर कैन बी अ ग्रेजुअल दिस थिंग ऑल्सो। और स्मोकिंग सिर्फ छोड़ने से, सोचने से नहीं होती, उसमें आपको बहुत सारी, मैंने जैसे बताया कि कोई भी लड़ाई है वो मानसिक रूप से भी लड़ी जाती है। सबसे पहले निश्चय आपका दृढ़ होना चाहिए, फिर आप काउंसलर्स के, डरिए मत, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, काउंसलर्स की हेल्प लीजिए। देयर इज़ अ पूरा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, दे आर पीपल, दे आर ट्रेन पीपल फॉर दिस, जो आपको इस जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। फिर देयर आर प्रोफेशनल्स जो आपको बहुत सारी दवाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जो आपको उसकी स्मोकिंग से, लत से छुटकारा देती है। जैसे निकोटिन है, निकोटिन की एक शरीर को लत पड़ जाती है, तो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, उसमें निकोटिन गम्स आती हैं, च्युइंग गम्स आती हैं, पैचेस आते हैं, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जैसे वी गिव सम ट्रिप्टोमर वगैरह, और भी एंग्जोलिटिक मेडिसिन्स होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। सो बहुत सारी दवाइयों की कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो एक प्रोफेशनल तरीके से अपने दृढ़ निश्चय बनाओ, अच्छी तरह से काउंसलिंग करो, एक काउंसलर की हेल्प लो जो आपकी हैंड होल्डिंग करे, एक डॉक्टर की हेल्प लो, और पूरे तरीके से, पूरे फुल फ्लेज तरीके से छोड़ने की कोशिश करो। देयर आर लॉट ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स, ज्वाइन अ सपोर्ट ग्रुप, ज्वाइन
जैसे निकोटिन एनोनिमस करके ग्रुप्स हैं और भी सपोर्ट ग्रुप्स हैं, उनमें लोगों को ज्वाइन करो। शर्माइए मत, ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी झिझकिए मत, शर्माइए मत। बी ओपन टू आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि अगर आप 2-3 बार अटेम्प्ट करते हैं और बार-बार फेल होते हैं तो आपकी वो इच्छा भी कम हो जाती है, आपके निश्चय भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप फुल फ्लेज तरीके से, अच्छी तरह से, अपनी पूरी तरह से कोशिश करें, सच्चे मन से कोशिश करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, यही हम कहेंगे। और अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको जो जानकारी मीनू वालिया मैम ने दी है वो आपके ज़रूर काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो दोस्तों, विदा लूंगी इस सेगमेंट में, और आपके साथ हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको ये शो पसंद आया होगा। अगर आपको ये शो पसंद आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आप कुछ राय लेना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब ज़रूर दें। फिलहाल न्यूज़ तक पर इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।